नमस्कार। अ, अपन पिछली क्लास में देख रहे थे व्यवस्थापिका के कार्यों के संदर्भ में। तो जो ये सरकार के अंग हैं जिनमें अपन ने पहले लिया था व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका के कार्यों के संदर्भ में अपन ने पिछली क्लास में जो देखा था, और इसके बाद में हम व्यवस्थापिका के कार्यों के बाद में आते हैं हम व्यवस्थापिका का संगठन, अर्थात ये व्यवस्थापिका का संगठन किस प्रकार से किया जाता है, और व्यवस्थापिका के संगठन के बाद ये जो सदन है इनमें कौन कौन सा किस तरीके से कार्य करते हैं। तो हम व्यवस्थापिका के संगठन के संदर्भ में देखते हैं। तो व्यवस्थापिका के संगठन का संगठन एक तरीके से दो रूपों में किया जा सकता है। व्यवस्थापिका या तो एक सदन वाली हो सकती है या दो सदन वाली हो सकती है। लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनके प्रारंभ में अधिकांश देशों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका थी, किंतु बाद में यह अनुभव किया गया कि प्रथम जो सदन है की शक्ति पर अंकुश रखने और प्रथम सदन द्वारा किए गए कार्यों पर पुनर्विचार करने के लिए व्यवस्थापिका के दो सदन होने चाहिए। यानी कि एक सदन होगा तो अपनी मनमानी से ही कार्य करेगा, और यदि दो सदन होंगे तो दूसरा सदन मनमानी करने से उसको रोकेगा। इसलिए व्यवस्थापिका में दो सदन ही होने चाहिए, ऐसा विद्वानों ने एक तरीके से अपने तर्क दे करके इसको सही साबित करने की कोशिश की। और वर्तमान समय में कुछ छोटे देशों को यदि छोड़ दिया जाए, कुछ इन्हें गिने देशों को छोड़ दिया जाए, तो लगभग सभी देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाएं विद्यमान हैं, और वहाँ दोनों ही सदन अपने अपने कार्यों को संपादित करते हैं। अब जब दो सदनों वाली व्यवस्थापिका लगभग प्रमुख देशों में है, तो अपन को ये देखना है कि दो सदनों वाली व्यवस्थापिका में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, यानी कि उसके पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क क्या क्या है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं अक्सर वो निम्न प्रकार से दिए जाते हैं। पहला है प्रथम सदन की मनमानी पर रोक। पहला तर्क यह है कि यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि शक्ति भ्रष्ट करती है, और बिना किसी प्रतिबंध के दी हुई शक्ति मनुष्य को नितांत भ्रष्ट कर देती है। तो व्यवस्थापिका अत्याचारी भी हो सकती है, भ्रष्ट व स्वेच्छाचारी न हो पाए, इसलिए दो सदन होना आवश्यक है। दूसरा इसके पक्ष में तर्क है अविचारपूर्ण कानूनों पर या कानून निर्माण पर रोक। हम देखते हैं कि जो पहला सदन है वो यदि बहुमत में अच्छे से आ जाए और वो जल्दबाजी में कोई कानून बनाए तो निश्चित रूप से वो एक हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए दूसरा सदन पहले सदन की जो जल्दबाजी और कुविचारपूर्ण या एक तरीके से किसी के पक्ष में कानून बनाने जैसे स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसे कानूनों पर रोक लगाने का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन हमारा द्वितीय सदन साबित हो जाता है। और कहा भी जाता है कि दो आंखों की अपेक्षा चार आंखें सदा अच्छा देखती हैं, खासतौर से जब किसी प्रश्न पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना आवश्यक हो। तीसरा इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि ये सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। प्रथम सदन में शक्तिशाली राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन लोकतंत्र का आदर्श सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना होता है। तो दूसरे सदन में विशेष वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं विद्या, ज्ञान और अनुभवी या अनुभव रखने वाले लोगों या योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित रखा जा सकता है। चौथा पक्ष में तर्क कार्य विभाजन से लाभ। ये हम सब जानते हैं कि किसी एक के पास बहुत सारे कार्य होते हैं तो वो किस तरह की जल्दबाजी में कार्यों को करते हैं, और यदि कार्य का विभाजन होता है तो बड़े अच्छे से जिन जिन को संबंधित कार्य में रुचि होती है उस रुचि के हिसाब से कार्य करते हैं, और परिणाम यह होता है कि कार्य विभाजन का लाभ सभी को मिलता है और सारे अच्छे से कार्य
अपनी योग्यता के अनुसार करते हैं। जनमत निर्माण में सहायक, जो उच्च सदन है विधेयक पास करने के पूर्व जनता को विधेयक के बारे में सोचने विचारने के लिए समय देता है और सामान्य जनता, राजनीतिक दल एवं प्रेस इस प्रस्तावित जो विधेयक पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से द्वितीय सदन से जनमत निर्माण भी होता है। अगला पक्ष में तर्क दिया जाता है स्वतंत्रता की रक्षा का साधन। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जनता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। यह नीतियों में संतुलन स्थापित करती है एवं अल्पसंख्यकों की रक्षा करती है। लॉर्ड एक्टन ने दूसरे सदन को स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे अच्छा और प्रमुख साधन माना है। कार्यपालिका की स्वतंत्रता में वृद्धि, कई बार मंत्रियों को अपनी सही नीति के लिए भी प्रथम सदन में पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें द्वितीय सदन में पर्याप्त समर्थन मिल जाए तो उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाती है। सही कार्य के लिए भी यदि उनके प्रथम सदन में उनको पूर्ण समर्थन नहीं मिले तो द्वितीय सदन के लोग उसका समर्थन कर देते हैं, तो उसकी स्थिति काफ़ी मजबूत मंत्री की हो जाती है। अगला द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के जो पक्ष में तर्क दिया जाता है उसमें है अनुभवी लोगों का सदन। ये हम सबको मालूम है कि जो द्वितीय सदन है जिसको हम उच्च सदन कहते हैं, यह अनुभवी लोगों का सदन होता है। इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, कनाडा आदि देशों के उच्च सदनों पर दृष्टि डाली जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन देशों के उच्च सदनों के सदस्य राजनीतिक दृष्टि से बहुत योग्य और अनुभवी होते हैं। इस संघराज्य के लिए भी आवश्यक है द्वितीय सदन। जैसे हम अमेरिका के संदर्भ में देख सकते हैं कि जो सीनेट है, यानी कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, एक राज्य से 2 सीनेटर चुने जाते हैं, तो समान प्रतिनिधित्व मिल जाता है उनको। 50 राज्यों से 100 सदस्य चुने जाते हैं तो 100 सीनेटर हो गए। इस प्रकार से संघ की सभी इकाइयों को संतुष्ट रखा जा सकता है और छोटी इकाइयों के हितों की रक्षा भी की जा सकती है। ऐतिहासिक अनुभव इसके पक्ष में एक बड़ा महत्वपूर्ण तर्क है। सभी जो हमने ऊपर जो तर्क दिए हैं कि अतिरिक्त ऐतिहासिक अनुभव भी एक अधिकतर दूसरे सदन के पक्ष में है। इंग्लैंड में गृह युद्ध के पश्चात क्रामवेल के समय 1549 से 1560 और अमेरिका में 1777 से 1787 तक व्यवस्थापिका का एक ही सदन था। फ्रांस में भी कुछ समय के लिए एक सदनीय विधानमंडल को अपनाया गया। और भी कुछ देश हैं जिनमें एक सदन को अपनाया गया था, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार इन सभी देशों में एक सदनीय विधानमंडल का प्रयोग असफल रहा और वहाँ एक तरीके से ये ज़्यादा उपयुक्त नहीं समझा गया। इस कारण आज एक सदनीय विधानमंडल की कोई बात नहीं करता है और 2 ही विधानमंडलों की बातें होती हैं और अधिकांश देशों में इसको अपनाया गया भी है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में जब हम तर्क देखते हैं तो कि आखिर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका उपयुक्त है या नहीं, तो उसके विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो ये दिए जाते हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका एक अलोकतंत्रात्मक सदन है। ऐसा माना जाता है कि प्रभुसत्ता अविभाज्य होती है और लोकतंत्र का यह आधारभूत सिद्धांत है कि प्रभुसत्ता जनसाधारण में निवास करती है। इसलिए यह कहा जाता है कि सर्वसाधारण जनता द्वारा निर्वाचित एक सदन ही सर्वसाधारण की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकता है और दूसरा सदन अलोकतांत्रिक या अलोकतंत्रीय होता है। दूसरा विपक्ष में तर्क दिया जाता है वह है रूढ़िवादिता का। अब ये रूढ़िवादिता का क्या है कि ये कहा जाता है कि जो द्वितीय जो सदन है वो रूढ़िगत लोगों का सदन होता है, क्योंकि द्वितीय सदन के जो सदस्य होते हैं वो उम्र में बड़े होते हैं और उनके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, मनोनयन या उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद प्राप्त किया जाता है। इसलिए वह रूढ़िवाद का गढ़ बन जाता है, क्योंकि बुजुर्ग टाइप के लोग होते हैं, पुरानी परंपरा वाले लोग होते हैं, तो अपने पुराने विचारों को थोपने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसको रूढ़िवादिता गढ़ भी कहा जाता है और ये प्रगतिशील सुधार करने के इच्छुक कम होते हैं
और ये प्रथम सदन के मार्ग में रुकावट डालते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रूढ़िवादिता का पोषक है द्वितीय सदन, और ये इतना ये उपयुक्त नहीं है। तीसरा जो इसके विपक्ष में तर्क दिया जाता है वो दिया जाता है समय और धन की बर्बादी का, एक तरीके से अपव्यय का। इसका राजकोष पर अनावश्यक प्रभाव पड़ता है, और इससे एक तरीके से, क्योंकि दो दो जो सदन हो जाते हैं, किसी बात पर विचार विमर्श करते हैं, काफ़ी समय लगता है, तो इससे समय की क्षति होती है। राजकोष पर भी एक तरीके से अनावश्यक बोझ पड़ता है। तो ये एक तरीके से धन की बर्बादी का कारण होता है। चौथा विपक्ष में तर्क दिया जाता है संगठन की समस्या, अर्थात किस तरीके से इसका संगठन किया जाए द्वितीय सदन का। बिहार में 2 सदनों की व्यवस्था वाले सभी देशों में यह समस्या है। हम देखते हैं खासतौर से इंग्लैंड के संदर्भ में कि इंग्लैंड के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहाँ का उच्च सदन है, द्वितीय सदन है, उसको सदैव असंगत कहा जाता है। असंगत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह कुलीन वर्ग को छोड़कर अन्य किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करता, अर्थात वो राज परिवार से संबंधित ही व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो स्वाभाविक तौर से वो राजवर्ग के लोगों के हितों का ही रक्षक कहा जाता है। कनाडा में भी जो उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने की जो पद्धति अपनाई गई है इसी प्रकार की, लेकिन इसके विरुद्ध भी गंभीर आपत्ति प्रकट की जाती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन अनेक बार भ्रष्टाचार का कारण बनते हैं, और ये सही भी है। अगला जो विपक्ष में तर्क दिया जाता है वो दिया जाता है कि दूसरा सदन अनावश्यक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और प्रत्येक प्रस्ताव जो सदन में पेश किया जाता है वो विवाद और विश्लेषण की लंबी प्रक्रिया को पार करने के बाद ही कानून बनता है। इसलिए दूसरा सदन पहले सदन की शक्ति पर अनावश्यक रोक लगाने का ही कार्य करता है, उसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती। और अगला विपक्ष में तर्क है कि दोनों सदनों में संघर्ष की स्थिति बिल्कुल क्लियर है। किसी भी जो प्रस्ताव पेश किया जाता है उसमें अनेकों बार हम देखते हैं कि दोनों सदनों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय संदर्भ में हम देखते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा में ऐसी स्थिति कई बार उत्पन्न होती है। और अमेरिकी जो संविधान सभा के एक सदस्य हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं क्या थे का विचार है कि 2 सदन रखना ठीक ऐसा ही है जैसे एक गाड़ी के दोनों तरफ घोड़े या बैल जोत दिए जाएं और वे विरोधी दिशा में उस गाड़ी को खींचें। वो स्थिति उत्पन्न हो जाती है दोनों सदनों के माध्यम से पार्लियामेंट में किसी भी विधेयक पर। अगला विपक्ष में तर्क है कि अल्पमतों को प्रतिनिधित्व देने हेतु अन्य संतोषजनक प्रबंध भी किए जा सकते हैं, और संघ राज्य के लिए भी कोई जरूरी नहीं है कि राज्यों को संतुष्ट करने के लिए ऐसी व्यवस्था हो। और यह गलत है कि संघ की रक्षा के लिए कोई दूसरा सदन कोई प्रभावशाली गारंटी है और वो गारंटी देता है कि हम राज्यों के हितों की रक्षा कर सकेंगे। संघ की जो इकाइयों के हितों की जो रक्षा वैधानिक तरीके से और स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा ही हो सकती है, दूसरे सदन के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस आधार पर यह कहा जाता है कि द्वितीय सदन की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि जो द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिका है उसकी लोकप्रियता है दुनिया में, और 2 सदनों की व्यवस्थापिका की इस प्रकार की आलोचनाओं के होते हुए भी वर्तमान समय में जो प्रतिनिधित्वात्मक जो लोकतंत्र के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या विधानमंडल नितांत आवश्यक माना जाता है। और इसमें संदेह नहीं कि यदि द्वितीय सदन पूर्ण जागरूकता के साथ प्रथम सदन द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर पुनर्विचार करे तो लोकप्रिय सदन की जल्दबाजी और मनमानी पर उपयोगी एवं आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिए जाने पर कानून निर्माण का कार्य अधिक पूर्णता के साथ किए जाने की आशा की जाती है। यही कारण है कि केवल छोटे राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है। लेकिन इसके साथ ही द्वितीय सदन का अस्तित्व उसी समय उपयोगी हो सकता है जबकि वह विधेयकों पर स्वतंत्र रूप से विचार करे। धन्यवाद।